नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट यानी कि ए है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज बाय यू एवरी डे। आपके द्वारा डेली यूज करने वाले कोई 3 कॉमन मिनरल्स आपको बताने हैं। तो डेली यूज में कोई ऐसा नहीं पूछा है लिक्विड बताइए या फिर मेटेलिक बताइए, बस आपको डेली यूज का कोई भी 3 मिनरल यहाँ पर बताना है। सबसे पहला हम लेंगे सॉल्ट, जो कि हम सभी यूज करते हैं डेली, इसके बिना तो हम रहते ही नहीं है। कभी कभी फास्ट में रह लिया तो बड़ी बात, वरना इसके बिना नहीं रहते हैं। तो सॉल्ट हो गया, आयरन हो गया। हमारी हर एक चीज जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। कुछ हमारे घर में आ रहा है वो इसी से बनी हुई मशीनों से बन रहा है, हमारे घर में भी यूज हो रहा है, हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, हमारा घर बना हुआ है उस पर यूज हुआ है। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे डेली यूज में आती है। इसके अलावा हम लेड लिख सकते हैं, ग्रेफाइट लिख सकते हैं। ये सारी हमारी डेली यूज वाली कॉमन चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा है बी, व्हाट इज एन ओर। What is an ore? Where are the ores of metallic minerals generally located? ओर क्या है? तो ओर की अगर बात करें तो ओर वो रॉक्स हैं जिनमें उस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें कि मेटल या फिर कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हों। मतलब कि उस तरीके के मिनरल्स में कोई लिक्विड या किसी से नहीं, मतलब वहाँ है किससे है कि जहाँ पर हमें मेटल्स या कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं, उन रॉक्स को हम कहते हैं ओर। ठीक है, दोज रॉक्स आर कॉल्ड ओर, ओर्स विच कंटेन्स दोज मिनरल्स इन विच देयर आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाइक मेटल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स के ओर्स जो हैं वो जनरली कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो जनरली हम देखेंगे तो इग्नियस रॉक्स हुई, मेटामॉर्फिक रॉक्स हुई, उन जगहों पर मिलते हैं। अब इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपने भी पहले भी उसको पढ़ा हुआ है, तो आपको इसे दोबारा से याद कर लेना है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम आते हैं सी पर। सी हमारा है, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। नेचुरल गैस रिसोर्सेज में हम देखेंगे 2 रिच रीजन्स कौन से आएंगे। तो हम चलेंगे ईस्ट की तरफ, त्रिपुरा। सेकंड हमारा आ जाएगा क्या, राजस्थान की तरफ आ जाएगा जैसलमेर। थर्ड हम देख सकते हैं मुंबई का कुछ एरिया आ जाएगा। फोर्थ हम देख सकते हैं कृष्णा गोदावरी वाला एरिया आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारा रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज वाले एरियाज, रीजन्स हमारे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 लिखना है, कोई भी 2 आप लिख दोगे, जो हैं उन्हें ही लिखना है। तो जैसलमेर एंड त्रिपुरा मैंने लिख रखा है, आपको इसे मैप पर देखना है कि कहाँ पर है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी है यहाँ पर, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप जो सजेस्ट करते हो, कुछ रीजन्स आपको दिए गए हैं इन जगहों पर। जैसे रूरल एरियाज है तो रूरल एरियाज के लिए बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं फॉर एनर्जी। क्यों बायोगैस, क्योंकि वहाँ पर काउडंग जो है वो आसानी से मिल जाएगा, बायोगैस बन जाएगी। सेकंड हमारा क्या है, विंड सभी जगह मिल जाती है। सोलार तो वो भी है कि सभी जगह पर धूप जो है वो भी मिल जाता है। तो रूरल एरियाज के लिए बायोगैस, विंड एनर्जी एंड सोलार एनर्जी। कोस्टल एरियाज में जाएंगे तो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर टाइडल एनर्जी एंड विंड जो है सभी जगह अवेलेबल है, वो वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया। फिर एरिड रीजन्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमें टाइडल एनर्जी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर हमें टाइडल एनर्जी नहीं मिलेगी, बट वहाँ पर विंड जो है वो रहेगी एरिड रीजन्स में। तो विंड एनर्जी है, सोलार धूप भी है, वो भी एरिड में पानी नहीं है बट वहाँ पर धूप तो बराबर मिलेगी, तो वहाँ पर हम सजेस्ट कर सकते हैं विंड एनर्जी एंड सोलार एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई।
ई है यहाँ पर गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। ठीक है, 5 वेज बताने हैं आपको किस चीज़ के घर में, अपने घर में एनर्जी सेव करने के। सबसे पहली चीज़ जो कि आपकी आदत में होनी चाहिए, जहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का काम नहीं है आप उसे ऑफ कर दो। फैन का काम नहीं है, एसी का काम नहीं है, लाइट का काम नहीं है, आप उसे ऑफ कर दो। ठीक है, तो इससे हम काफ़ी एनर्जी जो है वो सेव कर सकते हैं। नॉट यूजिंग टू मच वाटर, वाटर जो है जितनी ज़रूरत है बस उतना ही। अगर हम कोई चीज़ के लिए अपना हाथ भी धुलना है, हैंड वॉश हम कर रहे हैं या कुछ भी काम है, तो उसके लिए अगर हमें बहुत ज़रूरत है तो भी हम नल को फुल स्पीड में ओपन करेंगे, वरना टैप को ज़रूरी नहीं है कि हम उसको फुल स्पीड में ओपन करें। नेक्स्ट हमारा है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो फिर हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, वो सारी चीज़ें बचेंगी। यूज़ ऑफ सोलर या फिर साइकिल वगैरह का यूज़ कर लिया, वो हो गया। जहाँ जो आसपास की जगह हैं वहाँ पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं लेंगे, साइकिल भी नहीं लेंगे, वहाँ हम पैदल ही चले जाएंगे, वो हमारी एक्सरसाइज ही हो जाएगी, वो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इक्विपमेंट, तो सोलर एनर्जी वाले इक्विपमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो घर की लाइट्स हैं वो उससे आसानी से हो जाएंगी, तो हम एनर्जी बचा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और उसके अलावा हम उससे खाना भी पका सकते हैं, तो गैस भी बचा सकते हैं। तो सोलर एनर्जी इक्विपमेंट का यूज़ करना। यूजिंग द स्टेयर्स, हम अक्सर होता है कि हम अगर बहुत ऊंचाई पे हमें जाना है, हाइट ज़्यादा हाइट पे हम जो भी हमारा प्लेस है वो है, तब तो हम ठीक है हम लिफ्ट का यूज़ करें। या फिर बीमार हैं, चोट लगी है, उस केस में लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर हमें कुछ ही हाइट पर जाना है, हमारा जो प्लेस है वो कुछ ही हाइट पर है, तो हमें स्टेयर का यूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। तो ये वे हो गए। उसके अलावा आपको बहुत सारे वेज जो हैं वो मिल जाएंगे जिससे आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। इसमें फर्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। तो ये क्या है, ये तो उसकी विशेषता है कि वो बनते हैं नेचुरल प्रोसेस से। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उनका एक निश्चित कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होता है, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। डिस्ट्रीब्यूशन वाकई में अनइवन है, कहीं पर है कोई मिनरल, कहीं पर कोई मिनरल है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, तो ये भी उसकी विशेषता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी है ये, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, तो वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ये वाला आंसर जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नहीं में हमें पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए कितने सारे मिनरल्स हैं जिनके लिए हमें कहा जाता है कि हमें उन्हें बचाकर खर्च करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका का प्रोड्यूसर इनमें से कौन नहीं है? झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ये वो स्टेट हैं जहां पर माइका जो है वो पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को आप मैप पर ज़रूर देखिएगा। तो इन सारे स्टेट्स में माइका पाया जाता है। कर्नाटका में माइका जो है, कर्नाटका जो है वो माइका का प्रोड्यूसर नहीं है। तो यहाँ पर नॉट में पूछा है, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो इसमें हम देखेंगे बोलिविया, घाना, चिली एंड जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन सी यानी कि चिली जो है वो होगा राइट आंसर, जो कि वर्ल्ड में कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक है या सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। इनमें से कौन सी आदत जो है वो आपके किचन में एलपीजी को कंजर्व नहीं करेगी, ठीक है, नहीं बचाएगी उसे। चलिए देखते हैं। ए है सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। जब आपको दाल बनाना है तो उसके पहले उसे सोक कर कर रख दीजिए। ये क्या है, इससे आपकी एलपीजी जो है वो कंजर्व होगी, क्योंकि दाल जो है भिगाने से सॉफ्ट हो जाएगी तो पकने में कम समय लेगी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कंजर्व करने नहीं करेगा।
कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर में चीज़ें जो हैं जल्दी पक जाएंगी, तो यहाँ भी आप कंजर्व कर रहे हो एलपीजी को। नेक्स्ट है सी, कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटनिंग द गैस फॉर कुकिंग। गैस जलाने से पहले आप सब्जियों को धुल कर काट कर रख दोगे, तो ये चीज़ है, तो ये भी आपकी गैस को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, क्योंकि तब तक वरना आपकी गैस जो है वो फालतू जलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा है डी है कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। तो ये होगा राइट आंसर कि इसकी वजह से एलपीजी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, ओपन पैन में देर तक वो पकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लो फ्लेम पे अगर ओपन में पका रहे हैं तो वो क्या करेगा, गैस को, एलपीजी को कंजर्व नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है गिव रीजंस। इसमें फर्स्ट है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। ठीक है, ह्यूज डैम्स, बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स हमें क्या करना है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है या उन्हें देखना ज़रूरी है। क्यों, आपको इसका रीज़न बताना है। तो डैम जहाँ पर भी बन रहे होते हैं उस जगह को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वाइल्ड लाइफ का, वेजिटेशन का। ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारा पोर्शन होता है, काफ़ी एरिया होता है जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी भर जाता है, सबमर्ज हो जाता है। उसके अलावा इससे रिस्क बढ़ जाता है, किसका, अर्थक्वेक का रिस्क बढ़ जाता है, लैंडस्लाइड्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, जो कि हमारे नेचर के लिए, प्रकृति के लिए सही नहीं है। इस वजह से जब भी ह्यूज डैम जो है बिल्डिंग होती है वहाँ पर इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है। लार्ज स्केल लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ occurs in the dam construction area, a lot of area gets submerged। ठीक है, काफ़ी एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाता है। The risk of landslides increase, landslides रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। earthquake रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे जब कट जाते हैं जहाँ भी, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर earthquake का खतरा बढ़ जाता है। All these conditions are not good, so before the construction of big dams, environmental aspects should be looked at carefully। Next हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइन। मोस्ट इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अराउंड कोल माइन कंसंट्रेटेड होती हैं, तो उसका रीज़न बताना है। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए पावर एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसका मेन जो स्रोत होता है वो क्या होता है, वो कोल होता है। ठीक है, एनर्जी के लिए मेन यूज़ क्या होता है, कोल होता है। अब ये जो कोल है वो ऐसा मिनरल है जो कि काफ़ी भारी है। ठीक है, काफ़ी भारी है, तो उससे कह सकते हैं क्या मतलब है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगा, उतनी ज़्यादा दूर होगा तो दूर तक उसे ले जाना मुश्किल है, उसको उतारना, चढ़ाना गाड़ी में, फिर जिस जगह पे जा रहा है उस जगह पहुंचाना, क्योंकि कोल जो होता है वो काफ़ी भारी होता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस लिए लग रही, प्रॉफिट कमाने के लिए, उनका सारा खर्चा जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन में, फिर उसके रख रखाव में ही चला जाएगा। इसी वजह से जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या फिर कह सकते हैं जो भी उद्योग वगैरह लगते हैं, वो हमेशा कोल माइंस जहां होती हैं उसके आसपास ही लगते हैं। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज विच मेनली कम्स फ्रॉम कोल। इट इज अ हैवी मिनरल, सो मस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। क्योंकि वो एक तो भारी होता है इस वजह से, क्योंकि उसका रख रखाव, उसे ले आना, ले जाना, गाड़ियों में चढ़ाना, उतारना, उसके खर्चे, इन सभी वजहों से कोल माइंस के आसपास ही इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन हमारा है पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड रेफर किया जाता है, क्यों, रीजन बताना है। तो पहली चीज कि पेट्रोलियम जो होता है वो ब्लैक गाढ़ा लिक्विड होता है। दूसरी चीज कि पेट्रोलियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स है, जैसे कि गोल्ड होता है। गोल्ड हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह पेट्रोलियम जो है वो भी, एक तो पहली चीज हमने देखा ब्लैक है, वो तो गोल्ड से नहीं मैच कर रहा है, बट वो ब्लैक कलर का होता है। दूसरी बात वो गोल्ड की तरह ही वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इसी वजह से हम लोग पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। क्वेरिंग यानी कि जो बहुत ही डीप खुदाई होती है, आखनन कह सकते हैं, तो वो मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न हो सकता है। क्यों, तो इसलिए क्योंकि जब क्वेरिंग होती है
कोई भी मिनरल है अगर उसे पाना है तो उसके लिए क्या होता है, बहुत ही गहरे में खुदाई की जाती है। अब जिस टाइम पे खुदाई हो रही होती है उस समय बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो हैं वो उड़ते हैं, ठीक। उसके अलावा जब खुदाई हो जाती है उसके बाद उन गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उससे भी डस्ट पार्टिकल जो हैं बहुत ज़्यादा वो उड़ते हैं। तो जो वहाँ काम कर रहे हैं या वहाँ से जो गुजर रहे हैं या फिर वहाँ जो एनिमल्स हैं उन सभी के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह है। इसीलिए क्वेरिंग जो है वो मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न हो सकता है, ठीक है। द पिट्स आर नॉट कवर्ड आफ्टर एक्सकेवेशन। तो जब कैवेशन जो खुदाई होती है उसके बाद क्या किया जाता है, उन गड्ढों को ढका नहीं जाता, तो डस्ट जो है वो बराबर, वैसे भी जनरली हम देखते हैं कि डस्ट जो है वो अपने आप ही वो वैसे ही हम देखते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ते रहते हैं। तो अब अगर वहाँ पर खुदाई हो गई किसी भी जगह पे तो वहाँ पर और ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जो हैं वो होंगे, due to which the dust particles spread in the air at the time of excavation and after excavation and also harms flora and fauna. Hence mining may be of environmental concern. इसलिए ये environmental concern हो सकता है क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो हैं वो एयर के साथ मिलके वो सभी जगह फैल जाते हैं और वो सभी के लिए नुकसानदेह होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। आपके सामने कुछ टॉपिक्स दिए होंगे, उसके बीच में आपको अंतर बताना है। इसमें फर्स्ट है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स बताने हैं। कन्वेंशनल सोर्स जो कि हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, पुराने समय से जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं हम यूज करते आ रहे हैं, वो हमारे हो गए कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल में कौन होंगे, जो हम इनके ऑप्शन के तौर पर यूज कर रहे हैं, इसके अल्टरनेटिव तौर पर हम यूज कर रहे हैं और पहले इनका यूज नहीं था लेकिन अब इन चीजों का यूज जो है वो बढ़ा है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन जनरल यूज फॉर लॉन्ग टाइम। नॉन कन्वेंशनल में हम देखेंगे द सोर्सेज विच मैन हैज स्टार्टेड यूजिंग एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। तो हम जिसे कि अब यूज करना शुरू कर रहे हैं, तो जैसा कि नाम से ही एक परंपरागत, गैर परंपरागत, जिसको हम पहले से यूज कर रहे हैं। फिर रिजर्व्स आर लिमिटेड, ठीक है। जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो उनका अगर हम देखेंगे स्टॉक वो क्या होता है, लिमिटेड है, क्योंकि जैसे कोल है, पेट्रोलियम, इन सभी को हम लोग हमेशा कहते हैं इन्हें बचा के खर्च किया जाए क्योंकि ये लिमिटेड है। अब अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इनके रिजर्व्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं क्योंकि धूप हमें बराबर मिलती रहेगी, पानी हमें बराबर मिल रहा है, हवा हमें बराबर मिल रही है। तो नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड उनका स्टॉक है। एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पॉल्यूशन ऑकर्स, ठीक है। अगर हम देखें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को तो ये क्या है, ये रिन्यू नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कोल वगैरह बनने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, पेट्रोलियम बनने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनसे पोल्यूशन भी होता है, जैसे कोयला है जल रहा है पोल्यूशन है, पेट्रोल है जल रहा है पोल्यूशन है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन कन्वेंशनल में तो ये क्या है, इनसे एक तो पोल्यूशन भी नहीं होता, दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये रिन्यूएबल हैं क्योंकि सन है, आज है, हमने एनर्जी वो इकट्ठा की, उससे हम क्या कर रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, कल के लिए फिर से सन आ जाएगा, फिर हमें वो एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। तो ये क्या है, ये रिन्यू हो जाते हैं, वाटर हुआ, विंड हुआ, तो ये सारी चीज़ों से जो एनर्जी मिल रही है वो हमें फिर से मिल सकती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा हमारा कन्वेंशनल रिसोर्सेज में है। नॉन कन्वेंशनल में हम देखेंगे तो यहाँ नॉन कन्वेंशनल में हमें मिलेगा सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, ये सभी जो है वो हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, डिस्टिंग्विश है बायोगैस एंड नेचुरल गैस में। तो सबसे पहले बात करेंगे बायोगैस की, जो कि मैन मेड है, इसको मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है कई प्रोसेस के साथ। फिर अगर बात करते हैं हम नेचुरल गैस की तो वो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल गैस जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। बायोगैस मैन मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, एनिमल डंग एक्सेट्रा, ठीक है। बायोगैस जो है वो इन चीज़ों से बनता है। अब अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस नेचर से तो मिलता है लेकिन वो क्या होता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो होते हैं उनके साथ वो
आता है वो उससे बनता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है यूजेस कुकिंग एंड पावर जनरेशन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। जो बायोगैस है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का काम करता है, उससे क्या कर सकते हैं, पावर जनरेशन कर सकते हैं, खाना बन सकता है। ठीक है, कुकिंग के लिए वो यूज़ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल गैसेस को हम देखेंगे तो यूजेस डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज़ में ये होता है। इसके अलावा जैसे कि अभी पहले का हमारा टॉपिक था तो वहाँ भी हम देख सकते हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में। तो बायोगैस जो है तो ये हमारा कन्वेंशनल की तरह, मतलब ये हमारा जो है कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात इसकी करें नेचुरल गैस की तो ये हमारे ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज में आएगा। तो ये भी एक इसमें अंतर हम लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है यहाँ पर फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, इसमें डिस्टिंग्विश करना है। तो जैसा कि नाम से ही पता चला है फेरस, तो फेरस जो होगा उनमें आयरन की मात्रा होगी, नॉन फेरस जो होगा उसमें आयरन की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये इसमें आ गए। फिर नॉन फेरस मिनरल्स की अगर बात करें, नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन, इनमें आयरन नहीं होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हमारी हो गई नॉन फेरस मिनरल्स में, जिसमें कि आयरन नहीं मिलता है, वो हो गए। अंतर हमने देख लिया कि फेरस में क्या है, आयरन है, और नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं है। दोनों के हमने देख लिए कि कौन कौन से हमें मिनरल्स जो है एग्जाम्पल जो हैं वो मिल रहे हैं। तो नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन और जो फेरस है उनमें आयरन और बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये हो गए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी। मेटेलिक की बात करें तो मेटेलिक हार्ड है। ठीक है, द मेटल इन द मेटेलिक मिनरल्स इन द रॉ फॉर्म मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, ये रॉ फॉर्म में इनमें मेटल्स मिलते हैं, मेटेलिक में जो है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देयर लस्टर इज देयर स्पेशलिटी, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, इनकी जो चमक होती है वो होती है। दीज कैन बी बोथ फेरस एंड नॉन फेरस। मेटेलिक जो हैं वो फेरस एंड नॉन फेरस दोनों तरह के होते हैं, जैसे कि गोल्ड वगैरह हो गया, वो क्या गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या है, ये नॉन फेरस हो गए। हमारा आयरन, बॉक्साइड, ये सब क्या हो गया, ये सभी फेरस हो गए। ठीक, फिर एग्जाम्पल आयरन और बॉक्साइड ये हमने देख लिया। फिर नॉन मेटेलिक में आएंगे। नॉन मेटेलिक जिसमें कि मेटल जो होता है वो नहीं होता, डज नॉट कंटेन मेटल। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो स्टोन हो गया, माइका हो गया, ये सारे क्या हो गए, इनमें हमें मेटल जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।